महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन नाटकों में हम देखते हैं कि ऐतिहासिक नाटक और उससे पूर्व जो पुराकथात्मक पौराणिक चरित्र घटनाएं आदि उन पर केंद्रित नाट्य लेखन की एक सशक्त एक सुदीर्घ परंपरा रही है। बहुत से नाटककारों ने बहुत से ऐतिहासिक पात्रों को लेकर महाभारत से या अन्य हमारे जो वीर और नेतृत्व देने वाले जो राष्ट्रीय चरित्र रहे हैं, राष्ट्रीय प्रेरक व्यक्तित्व रहे हैं, उनको लेकर नाटक लिखे गए, उनको केंद्र में रखकर कथा वस्तु का ताना बाना बुना गया और पौराणिक में राम कथा, कृष्ण कथा या अन्य घटनाओं और कथानकों को लेकर नाटक लिखे जाते रहे। तीसरी धारा द्विवेदी युगीन नाटकों में समकालीन समस्याओं, मुद्दों और चुनौतियों को उकेरने वाली परंपरा रही है। ऐसी समस्यामूलक और समकालीन चुनौतियों पर आधारित नाट्य लेखन की परंपरा में जब हम दृष्टि डालते हैं तो सर्वप्रथम हमारे समक्ष प्रताप नारायण मिश्र का नाम आता है, जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह भारत दुर्दशा नाम का एक नाटक 1912 में लिखा था। भारतेंदु ने भी भारत दुर्दशा, नीलमणि, इस तरह के बहुत से नाटक भारतेंदु ने हमारे सामने प्रस्तुत किए थे। और भगवती प्रसाद कृत वृद्ध विवाह, ये जो विधवा विवाह, वृद्ध विवाह आदि की समस्याएं थीं, बाल विवाह आदि जैसी चुनौतियां थीं, इन सब को केंद्र में रखकर भी नाट्य लेखन प्रारंभ हुआ था। 1905 में वृद्ध विवाह नाम से एक नाटक भगवती प्रसाद कृत हमारे सामने आता है। जीवानंद शर्मा ने भारत विजय नाम का 1906 में एक महत्वपूर्ण नाटक लिखा, जिसमें आने वाले समय में भारत अपनी संस्कृति से, अपने दर्शन से, अपने अध्यात्म से, अपनी योग विद्या आदि से विश्व पर विजय प्राप्त करेगा, ऐसी परिकल्पना वो करते हैं। कृष्णानंद जोशी ने उन्नति कहाँ से होगी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए समकालीन तमाम समस्याओं को उद्घाटित किया 1915 में। और मिश्रबंधु जो इतिहास के रचनाकार हैं, मिश्रबंधु विनोद, जिन्होंने लिखा, उन्होंने नेत्रोन्मीलन नामक नाटक 1915 में लिखा था। इन नाटकों में समाज की, राजनीति की, जीवन की जो चुनौतियां थीं, जो समस्याएं थीं, जो तमाम तरह की विकृतियां और विद्रूपताएं थीं, उनको उकेरा और जागरूक किया और सचेत किया कि समाज को हमें अब इस तमाम तरह की भ्रामक मान्यताओं से बाहर निकालकर उसे सन्मार्ग की ओर उन्मुख करना होगा। ऐसा संदेश लेकर ये नाटक आगे बढ़ते हैं। इन सब नाटकों का उद्देश्य समाज सुधार था, क्योंकि द्विवेदी युग तो यूं भी सुधार काल के रूप में, सुधार युग के रूप में जाना जाता है। तो नाट्यकला की दृष्टि से बेशक कोई आदर्श, कोई मानक ये नाटक और नाटककार प्रस्तुत न कर सके हों, लेकिन इस विधा के माध्यम से इन नाटककारों ने समाज का मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें एक प्रशस्त राह की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा भी दी। चौथी कैटेगरी, चौथा वर्ग रोमांचक नाटकों का द्विवेदी युग में हमें मिलता है। इस तरह के नाटकों में अलौकिक घटनाओं को चुना गया। पारसी थिएटर के आधार पर नाट्य रचनाएं प्रस्तुत की गईं। कहीं कहीं बहुत ही बीहड़ से, बड़े भोंडे से नृत्य आदि, गायन आदि, गज़लें आदि शामिल करते हुए नाटक तैयार किए गए। वस्तुतः केवल और केवल मनोरंजन उनका उद्देश्य रहा। तभी तो मैत्रीशरण गुप्त, जो द्विवेदी युग के सशक्त हस्ताक्षर हैं और राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत भारती जैसी रचना लिखी और साकेत जैसी महत्वपूर्ण रचना, जयद्रथ वध जैसी रचना और बहुत सी अद्भुत रचनाएं लिखी, उन्होंने लिखाई कि केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये जो रोमांचकारी या रोमांच पैदा करने वाले नाटक थे द्विवेदी युग के, वो इसी तरह के बड़े हास्यास्पद से नाटक बन गए थे।
पारसी रंगमंच की पद्धति पर लिखे गए इन नाटकों में जो मंचीयता थी उसी को वो नाटक कह देते थे। जैसे जिस किसी तरह भी उसका प्रस्तुतिकरण होता था उसको वो नाटक मान लेते थे। इस तरह के नाटकों में जिनकी रचना पर्शियन या फारसी प्रेमाख्यानों के आधार पर हुई थी, या नंबर 2 पर उनकी रचना पौराणिक आख्यानों के आधार पर हुई थी। ये अधिकांश नाटक व्यवसायी नाट्य मंडलियों के लिए लिखे गए थे। इन नाटकों की प्रस्तुति से धनार्जन का एक लक्ष्य हासिल किया जाता था। टिकट लगा दी जाती थी 2-2 रुपये, 1-1 रुपये या 50 पैसे के हिसाब से, और फिर पैसा इकट्ठा किया जाता था। कहीं कहीं राम कथा को, कृष्ण कथा को लेकर भी उनकी लीलाओं को प्रस्तुत करने का, या ऐसे लोक के जो सस्ते हास्य पैदा करने वाले प्रसंग होते थे, घटनाएं होती थीं, उनको लेकर भी व्यावसायिक दृष्टि से ये समस्त नाट्य मंडलियां नाटकों का निर्माण या अभिनय आदि करते थे। इसलिए जन सामान्य की अभिरुचि के कारण इनकी स्वीकृति भी अत्यधिक होती थी, क्योंकि मनोरंजन के अन्य कोई साधन थे नहीं और लोग इन प्रहसनों में, इन छोटी छोटी नौटंकियों में शामिल होते थे और अपना मनोरंजन करते थे। रोमांचकारी रंगमंचीय नाटककारों में जिनका नाम उल्लेखनीय है उनमें मोहम्मद मियाँ रौनक, हुसैन मियाँ और ज़रीफ़ और मुंशी विनायक प्रसाद तालिब, सैयद मेहंदी हसन एहसान, इसी तरह नारायण प्रसाद बेताब, आगा मोहम्मद हश्र, राधे श्याम कथावाचक आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। राधे श्याम कथावाचक ने तो राम कथा और कृष्ण कथा आदि को लेकर भी बहुत सी कथाओं का नाट्य मंचन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया था। इनके नाटकों में चमत्कार पैदा करने के लिए पर्दों की तड़क भड़क होती थी, साज सज्जा होती थी, बहुत चमकीले वस्त्र आभूषण और गहने आदि आभूषण आदि होते थे। वेशभूषा की चमक दमक ऐसी कि देखने वाले दर्शक हतप्रभ रह जाएं, और दृश्यों में एक अद्भुत तत्व, एक चमत्कारी तत्व पैदा करने का प्रयास या समावेश करने का प्रयास इनका रहता था। आकाश में तारों का टूटना, मंच पर खंभों स्तंभों का टूटकर गिरना, पात्रों का सहसा प्रकट हो जाना, अवतरित होना, उनका गायब हो जाना, ये जो जादुई सा, तिलस्मी सा जो एक रंग रूप था, वह भी इस युग के नाटकों में देखने को मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से जो चंद्रकांता संतति जैसे नाट्य रचनाएं भी इस युग में लिखी जाती रहीं, और इन नाटकों, इन उपन्यासों, इन कहानियों को जो इस तरह की रहस्यात्मक थी, उन्हें पढ़ने और देखने के लिए हिंदी सीखने का एक सिलसिला भी इन द्विवेदी और भारतेंदु युग में चलता रहा। तो आकाश मार्ग से देवताओं का आना, आकाश से पुष्प वर्षा होना, ऐसे विचित्र दृश्य, ऐसे मोहक दृश्य ये इन नाटकों में खूब दिखाए जाते थे। और हनुमान अगर आ रहे हैं तो तार पर उनको किस तरह से आगे भेजने का उपक्रम हो, या जो विद्युतीय चमत्कार थे उनको भी बहुत सुंदर ढंग से धीरे धीरे अपनाया जाने लगा। इस तरह के नाटकों का जो प्रारंभ है वो कोरस के रूप में होता है, सामूहिक रूप में। मुख्य कथा के समानांतर एक प्रहसन भी इन नाटकों में दिखाई देते हैं, उनका प्रचलन भी रहा है। दर्शकों को हंसाने या मूल नाट्य भावधारा को परिवर्तित करते हुए प्रहसनों को इनमें जोड़ना, गौण कथाओं को जोड़ देना, और बीच बीच में चारित्रिक वैशिष्ट्य के साथ कथा को आगे बढ़ाने का उपक्रम करना, ये तमाम ऐसे घटनाक्रम और प्रसंग हैं जो इस युग के नाटकों को और नाटककारों को सूझते रहे हैं। कई नाटककार तो आगे चलकर प्रमुख कथा के अंतर्गत ही हास्य तत्व का समावेश भी कर देते रहे हैं। जानते हैं कि इसकी लोक स्वीकृति होती है, दर्शकों को इस तरह के प्रसंग या इस तरह के दृश्य, इस तरह के घटनाक्रम वो आकृष्ट करते हैं और उनकी लोक स्वीकृति बढ़ जाती है। इस तरह रोमांचक और रंगमंचीय नाटकों की भाषा में विशुद्ध हिंदी की जगह पर
उर्दू फारसी की शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, गीतों के स्थान पर गज़लों का प्रयोग, यह भी इस युग के नाटकों में भरपूर दिखाई देता है। धीरे धीरे इनमें बोलचाल की भाषा प्रयुक्त होने लगी थी, किंतु प्रारंभ में उर्दू फारसी की शब्दावली का बाहुल्य दिखाई देता है। कुल मिलाकर व्यवसायी पारसी कंपनियों का उद्देश्य सामान्य जनता का मनोरंजन करना और अपनी जेब भरना, अपने लिए धनोपार्जन करना, इन तमाम प्रेरक कारणों को केंद्र में रखकर इस युग के नाटककारों ने नाटक को व्यवसाय का एक हिस्सा बना लिया, एक ऐसी विधा बना ली जिससे दुधारू गाय की तरह धनार्जन किया जा सके। परिणामतः इनकी प्रतिक्रिया में कुछ अव्यवसायी नाटक या नाट्य मंडलियाँ भी अब धीरे धीरे उद्घाटित होने लगीं, सम्मुख आने लगीं। इनमें श्री रामलीला नाटक मंडली प्रयाग, जो आज इलाहाबाद में जिसको हम देखते हैं, ये श्री रामलीला नाटक मंडली ने राम कथा को लेकर, राम के चारित्रिक वैशिष्ट्य को लेकर, कहीं केशव की रामचंद्रिका के आधार पर, कहीं तुलसी की रामचरितमानस के आधार पर और कहीं लोक में प्रचलित राम कथाओं के आधार पर उन्होंने कथानक लिखे और रामलीलाएं करनी प्रारंभ की। इनमें कुछ साहित्यिक संस्पर्श दिखाई देने लगा। इनमें वह जो उर्दू, अरबी, फारसी आदि का प्रचुर मात्रा में समावेश था, वह उससे मुक्त होती हुई और लोक की भाषा और हिंदी भाषा के गौरव को, गरिमा को इसमें जोड़ने का प्रयत्न दिखाई देने लगा। काशी नागरी नाटक मंडली एक बनी, जो पारसी थिएटर को चुनौती देते हुए अपने नाटकों का मंचन आदि, लेखन आदि करने लगी। भारतेंदु नाटक मंडली ने भी इस युग में उस पारसी और रोमांचकारी नाट्य मंडलियों के सम्मुख एक चुनौती खड़ी की। इस तरह हिंदी नाट्य परिषद नाम की एक संस्था जो कलकत्ता में बनी, उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साहित्यिक रचनाओं को मंचित करने का, उनको रंगमंच पर प्रस्तुत करते हुए उनकी अभिनयता, उनका रंग शिल्प तैयार करने का प्रयत्न भी किया गया। कह सकते हैं कि इन नाट्य मंडलियों ने पहले की तुलना में कहीं अधिक साहित्यिक सुरुचिपूर्ण नाटकों का लेखन, मंचन प्रारंभ किया और युग को, समय को, समाज को एक दृष्टि देने की कोशिश भी की गई। द्विवेदी युग में प्रमुख नाट्यधारा की कथा में एक समानांतर प्रहसन लिखने की परंपरा भी थी। स्वतंत्र प्रहसन लेखन भी प्रचुर मात्रा में लिखे गए। ऐसे प्रहसनों में बद्रीनाथ भट्ट का चुंगी की उम्मीदवारी 1912 में हमारे समक्ष आता है। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने उलट फेर नामक नाटक 1918 में और नोक झोंक आदि की बात की जा सकती है, जिनका सृजन किया था। गंभीर हास्य या स्वस्थ हास्य इनमें नहीं था, लेकिन एक प्रयास, एक प्रयत्न इसमें प्रारंभ में हास्य पैदा करने का दिखाई देता है। अगली जो एक नाट्य लेखन की परंपरा हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में दिखाई देती है, वह अनूदित नाटकों के सृजन की परंपरा है। बहुत से नाटकों का संस्कृत से पौराणिक कथानक, जो पुरा कथाओं में, पुरा आख्यानों में, पुरा चरित्रों में, उनको केंद्र में रखकर बहुत से नाटकों का अनुवाद हुआ और उनकी अपनी भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। जैसे संस्कृत से हिंदी में जो नाटक अनुवाद किए गए, अनुदित हुए, उनकी शुरुआत हुई, जिसका बीज वपन तो मध्यकाल के बहुत से रचनाकारों ने, कवियों ने ब्रजभाषा में अनुवाद करके प्रारंभ कर ही दिया था, किंतु हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, संस्कृत से हिंदी अनुवाद, बंगला भाषा से हिंदी अनुवाद की यह परंपरा हमारे सामने इसी युग में मुखर होकर आने लगी। ऐसे नाटकों में संस्कृत से हिंदी में किए गए अनुवाद की दृष्टि से अगर देखें तो सदानंद अवस्थी का संस्कृत से हिंदी नाटक नागानंद 1906 में अनुदित होकर प्रकाश में आया। श्री लाला सीताराम ने संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम का 1913 में हिंदी में अनुवाद किया। कविरत्न सत्यनारायण ने संस्कृत से हिंदी में
उत्तर रामचरित का अनुवाद किया। इसी तरह अभिज्ञान शाकुंतलम का, मालविका अग्निमित्रम का, रत्नावली, प्रबोध चंद्रोदय, कर्पूर मंजरी और मुद्रा राक्षस, ऐसे बहुत से प्रसिद्ध ग्रंथों के, प्रसिद्ध रचनाकारों के अनुवाद इस युग में हुए और उन्होंने अपनी अलग से एक पाठकीय अभिरुचि पैदा की, पठनीयता को प्रमोट किया, प्रोत्साहित किया। और अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित नाटकों की बात अगर करें तो लाला सीताराम ने, चतुर्भुज औदित्य ने, मर्चेंट ऑफ वेनिस का ओथेलो, जो कि शेक्सपियर के नाटकों में बहुत चर्चित नाटक रहा, जिसका आगे चलकर बच्चन ने, रांगे राघव ने और मैथिली शरण गुप्त जैसे बड़े बड़े रचनाकारों ने शेक्सपियर के अनुवाद किए। तो ओथेलो का, रोमियो एंड जूलियट का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, यह भी बहुत उसका स्वागत, अभिनंदन हुआ और उसकी पठनीयता भी बढ़ी। फ्रांस के प्रसिद्ध नाटककार मॉलियर के नाटकों का अंग्रेजी माध्यम से हिंदी में अनुवाद हुआ। यानी ये, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से किए गए अनुवाद न भी कहें, लेकिन प्रकारांतर से किए गए, यानी फ्रेंच से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में, इस तरह के अनुवादों की परंपरा भी हिंदी में सशक्त रूप से मिलती है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे रचनाकार हैं। बच्चन ने, हरिवंश राय बच्चन ने भी मधुशाला नाम की रचना जो प्रस्तुत की, वह वस्तुतः पर्शियन फारसी के उमर खय्याम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद जो फिट्जराल्ड ने अंग्रेजी में किया था, अंग्रेजी से फिर हिंदी में बच्चन ने भी किया था। इसी तरह लल्ली प्रसाद पांडे ने, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने बहुत सी रचनाओं के अनुवाद किए। बंगला से हिंदी अनुवादों में भी अगर हम देखें तो ब्रजनंदन सहाय का नाम उल्लेखनीय है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में नाटकों के अनुवाद तो प्रचुर मात्रा में हुए और इन अनुदित नाटकों में मूल की आत्मा का अंतरण उस तरह से कहीं उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन अक्षुण्ण न रख पाने के बावजूद इन अनुदित नाटकों की अपनी एक भूमिका, अपना एक स्थान रहा है। इस तरह इस युग का नाट्य साहित्य गद्य की अन्य विधाओं की तुलना में बेशक कम गरिमा मंडित रहा हो, लेकिन इनके उपकार को, इनके योगदान को हम भुला तो नहीं सकते, अनदेखा भी नहीं कर सकते। भारतेंदु हरिश्चंद्र और आगामी युग के विश्व प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद के बीच एक उत्कृष्ट नाट्य प्रतिभा संपन्न नाटककार इस युग में उस तरह से भले ही ना मिलता हो, लेकिन एक सेतु का, एक पुल निर्माण का काम तो इन नाटककारों ने किया, जो भारतेंदु और प्रसाद युग के बीच में जो अंतराल था उसको भरने का काम करते रहे। इस युग के नाटकों के विषय में बालकृष्ण भट्ट ने सन 1903 में लिखा भी है। उन्होंने कहा, हिंदी जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। एक तरह से उन्होंने पारसी थिएटर की विषय वस्तु पर, कथा वस्तु पर, उनकी प्रस्तुति पर, उनके पात्रों पर व्यंग्य किया और उन्होंने कहा कि हमें इनसे मुक्त होने की ओर उन्मुख होना चाहिए। उसी का उत्तर जयशंकर प्रसाद ने अपने निबंधों में दिया भी था। हालांकि स्वयं भट्ट जी पर भी पारसी थिएटर का कुछ कुछ प्रभाव कहीं कहीं दिखाई दिया, किंतु इस युग में केवल बद्रीनाथ भट्ट के नाटक कुछ स्तरीय, उच्च स्तरीय दिखाई दिए। उन्होंने पारसी रंगमंच कंपनियों के प्रभाव से अपने को मुक्त रखने का यथासंभव प्रयत्न किया, प्रयास किया, लेकिन न चाहते हुए भी वो अछूते तो नहीं रह पाए। पारसी थिएटर का प्रभाव नाट्य सम्राट जयशंकर प्रसाद के प्रारंभिक नाटकों पर भी कुछ कुछ दिखाई दिया, किंतु उन्होंने भी आगे चलकर स्वयं को इस पारसी थिएटर, इस प्रहसनों की, इस भोंडी प्रस्तुतियों के प्रभाव की जो एक सीमा थी उससे बाहर निकलने का प्रयत्न किया। उससे मुक्त होकर उन्होंने अपनी एक भिन्न, एक विशिष्ट, एक उल्लेखनीय पहचान ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से, राष्ट्रीय गरिमा
भारतीय अतीत के गौरव की प्रस्तुति के माध्यम से बना ली थी। तो द्विवेदी युग के नाटक इस तरह न तो वस्तु की दृष्टि से, न संस्कार और सुरुचि की दृष्टि से, न शिल्प और भाषा की दृष्टि से कोई अपना विशेष योगदान कर पाए, लेकिन हम उसे नकार नहीं सकते। ये नाटक तत्कालीन समाज की विकृतियों को उकेरने में, उभारने में जितने सफल हुए, उतना और कोई नहीं हो पाए। तो इसका मतलब है कि इस युग के नाटकों ने, नाटककारों ने अपने कुछ लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए थे, और उन लक्ष्यों में एक लक्ष्य था कि समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए ये जो सामाजिक विद्रूपताएं हैं, इनको नाट्य के कथानक से जोड़ा जाए। विदेशी शासन के प्रति विद्रोह का भाव भी इन नाटकों में यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देता है। उन्होंने निडर होकर बेबाकी से विदेशी शासन की जो कमियां थी, त्रुटियां थीं, जो शोषण की पद्धति थी, उनके विरुद्ध विद्रोह कैसे उठाया जाए, इस पर बल दिया। देश की दीनहीन अवस्था और स्थिति को भी ये नाटककार उजागर करते रहे और राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना, स्वातंत्र चेतना की भावना का संचार भी ये करते रहे। कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग में नाट्य साहित्य मौलिक और अनूदित दोनों रूपों में हमारे सामने आता है। मौलिक नाटकों में पौराणिक, ऐतिहासिक, समकालीन समस्याओं पर केंद्रित रोमांचकारी नाटक और प्रहसन प्रचुर मात्रा में लगातार सतत लिखे जाते रहे, और अनूदित नाटक लेखन की परंपरा जो कि संस्कृत से, अंग्रेजी से, बंगला से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती रही, यह भी हमारे सामने आती रही। भारतेंदु युग को जिस तरह नाटक के लिए एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, उस तरह बेशक द्विवेदी युग को नाटक की दृष्टि से, नाटकीय प्रदेय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण न माना जाता हो। अगर हम तुलना करेंगे तो भारतेंदु युग का नाटकों के क्षेत्र में योगदान विशिष्ट और उल्लेखनीय रहा है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी, और उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षण में नाट्य लेखन करने वाले बहुत से रचनाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द्विवेदी युग के नाटक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए, और उन नाट्य साहित्य में, उस युग के नाट्य साहित्य में वैशिष्ट्य और नाट्य कला बेशक भारतेंदु युग जैसी नहीं रही, किंतु हम इस युग के अनेक नाटककारों के प्रदेय को स्तुत्य भाव से उनकी स्तुति करते हुए नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने विषय के वैविध्य को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, नाटकों से जोड़ा, लेखन और मंचन के लिए प्रेरित किया। यह युग नाटक जैसी विधा को बेशक धीमी गति से ही सही, लेकिन आगे बढ़ाता रहा। कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग के नाटकों ने आने वाले नाट्य समाज के लिए, नाट्य लेखन के लिए, नाट्य मंचन के लिए एक सशक्त आधारशिला जो भारतेंदु युग में बनी थी, उसमें अपना उल्लेखनीय योगदान किया, उसे सशक्त और विराट विशाल रूप बनने के लिए एक दिशा दी। इस दृष्टि से मित्रों, हम इस युग के नाटक और नाटककारों के प्रदेय को नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और इस विषय को यहीं विराम देते हुए हम अगले व्याख्यान में प्रसाद युगीन महाकवि जयशंकर प्रसाद, जो कि नाटक की दुनिया में एक प्रवर्तक माने जाते हैं हिंदी नाटक में, उनके प्रदेय को नाटकों के संदर्भ में, प्रसाद युगीन नाटक के संदर्भ में आपके सामने रखेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।